हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। आज हमारे बीच में है रजत सिंगल जी, जिनसे हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं। एस्ट्रोलॉजी का रोल मैं मानता हूँ जीवन के अंदर 30-35% ही है, बाकी आपके कर्म ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम, ये तो वो भी एस्ट्रोलॉजी में आप बता सकते हो कि तुम्हारे को इस ईयर में ये होगा। हमारी कुंडली में शनि की दशा है, हाँ जी, या काल सर्प योग जैसे बोलते हैं। तो घर बैठे बैठे जैसे काल सर्प योग है, तो मुझे भी याद है कि मैंने भी एक पूजा बहुत बड़ी सी करवाई थी किसी पंडित ने। तो ये करनी चाहिए सबको, या हम अपनी डेली रूटीन में भी कुछ ऐसा करें कि ये इसका इम्पैक्ट कम हो हमारी लाइफ। मांगलिक एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मांगलिक है। हाँ, ये सब देखिए, शायद अगर मैं इन दोषों के बारे में कुछ कहूँ तो सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी आपत्ति हो जाएगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शायद किसी भी एस्ट्रोलॉजी के जो शास्त्र हैं उसके अंदर काल सर्प दोष और मांगलिक दोष का कोई जिक्र नहीं है। अगर आपका शुक्र जो है दूसरे घर में है तो ऐसे पर्सन को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, आपको ज्वेलरी में हाथ डालना ही नहीं है। कुंडली मिलान में हम जो 36 गुण होते हैं उसको एक बहुत अच्छा बेस मानते हैं। बट मैं आपको बता दूं, कुंडली मिलान एक सक्सेसफुल मैरिज की अगर मैं बात करूं तो उसमें उसका योगदान सिर्फ 20 से 25% ही है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बिजनेस में शनि की 7.5 में बहुत प्रोग्रेस करी है। तो 7.5 जो है, जन्म कभी भी हो तो 3 बार तो कंफर्म आती ही आती है। कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, नई चीज़, कोशिश करके उन्हें बुधवार और शुक्रवार को खरीदिए। खासकर अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं अपने लिए। आपको बता दूं कि रविवार का दिन जो है खासकर मेल्स के लिए, अगर उस दिन अवॉइड कर सके, बाल काटना, नाखून काटना, ये रविवार के दिन अवॉइड करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। आज हमारे बीच में है रजत सिंगल जी, जिनसे हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं, कैसे ये काम करता है और कैसे ये हमारी इर्द गिर्द की चीज़ों को अफेक्ट करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो। वील टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। तो प्लीज आप बने रहिएगा और चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रजत जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू मुक्ता। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है, उसके बेसिक्स क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पावर है और हमारी लाइफ पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मुग्धा, शायद आपने छोटे से सवाल में ये पूछ लिया कि मुझे आप इस आधे घंटे के पॉडकास्ट में पूरी एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए। नहीं, मतलब बेसिक्स सिखा दीजिए। मैं इसे आपको एक शॉर्ट फॉर्म में या एक छोटे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में, एक तो पहले मैं मिथ क्लियर करना चाहूँगा जो भी ऑडियंस है, कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष या ऑकल साइंस की किसी भी ब्रांच से, चाहे वो वास्तु है, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी है, इससे आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आप अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। जो होना है होके रहेगा। जो होना है वो होके रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, एटलीस्ट प्रयास जरूर कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज या फिर बहुत तरीके हैं अपने डेली रूटीन में बदलाव करके, जो हम धीरे धीरे आगे की चर्चा में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से रेमेडीज और किस तरीके से प्लैनेट्स को जान के हम अपने डेली रूटीन में चेंज करके, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको रेमेडीज करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें नहीं करनी है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक डॉक्टर बताता है ना कि आपको अभी तो कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, आपको योगा करनी है या नहीं करनी, सिम्टम्स। तो उन सिम्टम्स को कैसे पहचाने, उस विकार को अपनी बॉडी से कैसे दूर करें, अपने लाइफ से उस दोषों को कैसे मिटाएं, तो वही सब चर्चा करते हुए आपको बताऊंगा। बेसिक जो मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि समटाइम होता है कि हमारे पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, BMW है, लेक्सस है, मर्सिडीज, काफी शानदार गाड़ी है, रोड भी बहुत बेहतरीन है, बट हम उस गाड़ी में इग्निशन ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो जो रोड मैप है, वो जो रोड है, आपको एस्ट्रोलॉजी से वो गड्ढे भर सकते हो। डेस्टिनी आपकी वो गाड़ी है कि डेस्टिनी हो सकता है आपकी डेस्टिनी में वैगनर हो, आपकी डेस्टिनी में लेक्सस हो, ये आपकी भाग्य स्थिति है। कहते हैं चांदी का चम्मच लेके ये पैदा हुआ है, यानी एक राज परिवार में पैदा हुआ है। बट आपको कर्म खुद ही करना पड़ेगा, गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। अगर आप कर्मास नहीं करोगे तो कितना ही बड़ा राजयोग हो, वो आपको जीवन के अंदर सक्सेस नहीं दे सकता।
तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी का रोल मैं मानता हूँ जीवन के अंदर 30-35% ही है, बाकी आपके कर्म ही है, बाकी आपके एक्शंस ही हैं। और जो लोग कहते हैं कि भविष्य को कैसे बदलें, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन में उन्हें कहूंगा कि अपने आदतें बदल दीजिए, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। और उन आदतों को कैसे बदला जाए, इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करेगी। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि मेरे साथ जो लिखा है, जैसे अगर कुछ कष्ट आने हैं वो आएंगे जरूर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से मैं उन कष्टों को हल्का कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझें कि आप एस्ट्रोलॉजी से उस इम्यूनिटी पावर को गेन कर सकते हैं, जिससे साइंस में कहते हैं ना कि आपको एक पावर मिल जाएगी जिससे आपको उस रोग का असर कम होगा या उसकी पेन को आप झेल पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वही है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप अपने एक्शंस को बढ़ा दीजिए, मेहनत को बढ़ा दीजिए, एंड अपनी जो भी दोष हैं एस्ट्रोलॉजी में उनको जानकर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाइए, थोड़ा सा स्लो हो जाइए। कभी कभी कहते हैं ना कि वो अगर 2 कदम पीछे हट रहे हैं तो शेर लंबी छलांग मारने के लिए तैयार हो रहा है। तो कभी कभी वो ठंडा होना, 2 कदम पीछे होना, वो भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। और ये कब होना है, ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम, ये तो वो भी एस्ट्रोलॉजी में आप बता सकते हो कि तुम्हारे को इस ईयर में ये होगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे कि खान पीन में सुधार, योगा करके, और इसी तरीके से हमारे डेली रूटीन में हम कुछ काम को करके या कुछ काम को ना करके हम अपने आप रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैं बताऊं कि कभी कभी कुंडली में बोला जाता है कि पितृदोष है। अब ये पितृदोष है या नहीं है, आपको सिंपल सी रेमेडी बता देता हूं कि अमावस्या जो होती है, जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता है, उस दिन आप क्या करिए, घर के अंदर जो कच्चा खाना होता है, यानी कि रोटी की फॉर्म में नहीं, आटा, चावल, घी, जो हम थाली में निकालते हैं, वो आप मंदिर में दे आइए। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल समय की पाबंदी है, सुबह उठते ही हम सबसे ज्यादा हेक्टिक हमारा शेड्यूल होता है, काम में जाना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप सिंपली जो पीपल का पेड़ होता है वहां पर जाकर आप पानी दे दीजिए और उस पानी के अंदर काले तिल जो होते हैं उसको यूज कर लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें, अब इसको देखने के तौर पर यह बोला जाएगा कि कोई जादू टोना है, कोई टोटका है, ऐसा नहीं है। ये सीधा सीधा प्रकृति से लिंक है। और प्रकृति में जब बात आती है, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी की करूं, 9 प्लैनेट्स की करूं, वास्तु की करूं, जिसमें हम 10 दिशा और 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ये हमें उनके साथ कैसे रहना है, किस तरीके से तालमेल बिठाना है, यही चीजें हमें बताती है। अब जैसे हमारी कुंडली में शनि की दशा है, हाँ जी, या काल सर्प योग जैसे बोलते हैं, तो घर बैठे बैठे जैसे काल सर्प योग है, तो मुझे भी याद है कि मैंने भी एक पूजा बहुत बड़ी सी करवाई थी किसी पंडित ने। तो ये करनी चाहिए सबको, या हम अपनी डेली रूटीन में भी कुछ ऐसा करें कि ये इसका इम्पैक्ट कम हो हमारी लाइफ? मांगलिक, एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मांगलिक है। हाँ, ये सब देखिए, शायद अगर मैं इन दोषों के बारे में कुछ कहूं तो सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी आपत्ति हो जाएगी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि शायद किसी भी एस्ट्रोलॉजी के जो शास्त्र हैं उसके अंदर काल सर्प दोष और मांगलिक दोष का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मतलब शास्त्र मतलब जो ज्योतिष के, जो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी है जहाँ ज्योतिष जहाँ से आया है। हाँ जी, ठीक है ना। ज्योतिष का, वास्तु का कोई एक शास्त्र नहीं है। अगर आप अथर्ववेद पढ़ें, उसके अंदर आपको 160 श्लोक मिलते हैं जो ज्योतिष के बारे में बताते हैं। यजुर्वेद पढ़ें तो आपको 35 से 40 श्लोक मिलते हैं जो आपको ज्योतिष के बारे में बताते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें एक जगह से नहीं इकट्ठी करेंगी, डिफरेंट जगह से ली गई हैं। अब हुआ क्या है, अब जब हमने डिफरेंट जगह से ली, लेने वाले भी कई लोग हमारे जैसे थे, तो जब उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज से उसका ट्रांसलेशन किया तो वहां पर कुछ गलतियां आ गई। अच्छा, क्योंकि हर किसी का ट्रांसलेशन करने का कुछ, जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम अपने उसमें थॉट्स डाल देते हैं, वो इतिहास, वो छेड़खानी हो जाती है इतिहास से। तो अगर मैं किसी शास्त्र की बात करूं तो मैंने पर्सनली उसमें कालसर्प दोष या फिर मांगलिक दोष नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, ये जरूर है कि इनका प्रभाव होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मांगलिक दोष शादी के लिए बहुत एक हाइप करके बताया जाता है कि अगर मांगलिक दोष है तो भाई इवन किसी की मृत्यु भी हो जाएगी। हाँ, शादी के बाद मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। कई फिल्मों में तो पेड़ों से शादियां करवा रहे हैं मांगलिक दोष उतारने के लिए। वो बिल्कुल होता है, जिसे घट विवाह कहते हैं। तो ये बहुत सारे एक रेमेडीज कह लीजिए, या उस दोष को कम करने के लिए उपाय के तौर पे काम करते हैं, जो विवाह के समय पूजा होती है। अब मांगलिक दोष की जैसे कि आपने बात करी, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मांगलिक दोष का इफेक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है।
यानी कि ये बात ऐसी है कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष तो है बट उसे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये ऑब्वियसली बात है, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर बताएगा तो शायद उसको वो व्यापार के उसके विरुद्ध हो जाएगा। तो ठीक है, जो जैसे बताता है, जो जैसे रेमेडी देता है, बहुत सारे चलन चल गए हैं। कोई किसी शब्दों का प्रयोग करता है, कोई किसी नंबर्स का प्रयोग करता है अलग अलग उपाय में। एंड मैं तो बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स यूज देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत स्लैंग्स वायरल हो रहे होते हैं जिन्होंने मंत्रों को एक रूप ले लिया है, जिसमें से मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जैसे कॉन्वेलेक्सा बोला जाता है। तो ये सारी चीजें काम करती हैं, बट मैं सिंपली सी एक चीज करना चाहूंगा कि हमारे देश में मंत्र चलते हैं। अब ये जो चीज है ये इजिप्ट, ग्रीक, उस एक जो वहां का कल्चर है उसमें यूज होते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पर कबीर जी बैठे, मुग्धा जी बैठे, रजत सिंगल बैठे, मुझे मुग्धा जी को कविता कह के बुलाना है तो मुझे नहीं लगता कि मुग्धा जी मुझे रेस्पॉन्स करेंगी। जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसका चार्ट ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना होता है कि जिस टाइम पे उनका बर्थ हुआ है तो ये प्लैनेट इस हाउस में है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें ये भी पता लगता है एस्ट्रोलॉजी से कि वो कौन सा स्ट्रीम ले सकता है, कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकता है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो रादर देन कि हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए उस पर चीजें थोपें, हम ये देखें कि उसको कैसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसका खान पान कैसे रखा जाए, एंड उसको किस लोगों के साथ बड़ा किया जाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आप इंट्रोवर्ट होगे या आप सोशल बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो आप उसे सोशलाइज कीजिए। तो करियर सिलेक्शन तो बहुत बाद की बात है, बट पहले आप उसको ये देखिए कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। अगर किसी में अग्रेशन है, उसका मंगल बहुत तेज है, तो उसको तामसिक भोजन से दूर रखना चाहिए। वो उसमें और एक्स्ट्रा एनर्जी उसका प्रभाव करेगी। अब बात जब करियर की आती है तो देखिए, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि आप एस्ट्रोलॉजिकली बच्चे को करियर बताएं, चूज कराएं। ये तो उसकी वही बात हो गई कि बच्चे के ऊपर करियर थोपने वाली बात हो गई। बच्चा क्या बनना चाहता है? राइटर बनना चाहता है, हमारी तरह कैमरे के आगे रहना चाहता है, कैमरे के पीछे रहना चाहता है, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, या फिर उसको लाइमलाइट पसंद ही नहीं है, एक शांत जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब होता क्या है, फादर बिजनेस टाइकून है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा भी मेरी गद्दी संभाले। वहीं पे मतभेद होते हैं। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो ये हम एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं कि तू अच्छा क्रिकेटर बनेगा, करियर बनेगा नहीं बनेगा। या ये कह सकते हैं कि आप अच्छा क्रिकेट तो खेल लेंगे, बट क्या क्रिकेट से पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा। ये आप बता सकते हैं, ये पता चल जाता है कि जैसे अगर किसी को जॉब सूट करेगी या किसी को बिजनेस सूट करेगा तो ये सब एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है। काफी हद तक पता चल जाता है एटलीस्ट क्या काम आपने नहीं करने हैं और क्या काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शुक्र जो है दूसरे घर में है तो ऐसे पर्सन को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, आपको ज्वेलरी में हाथ डालना ही नहीं है, आपको गोल्ड के व्यापार में हाथ डालना ही नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो आपको बता देती हैं कि आपको कौन से प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रोफेशन बिल्कुल नहीं चूज कर। और ये जो चीज है ये हम लाइफ के किसी भी एज में दिखा के चेक करवा सकते हैं और पता लगाया जा सकता है कि हमें आगे लाइफ में किस चीज में वो करना चाहिए। कबीर जी, आपने बहुत एक सटीक चीज पूछी है। कई बार हमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब आप देखिए ना, शायद KFC के ऑनर का नाम मैं बोल रहा हूँ, 55 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस सेट किया। बिल्कुल। शायद हो सकता है उससे पहले भी उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारे काम करे होंगे, बट उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। अब जो उन्हें सक्सेस मिलनी थी वो इसी काम में मिलनी थी, वो काम उन्होंने, चाहे आप लकीली कह लीजिए या किसी की सलाह से कह लीजिए, उन्होंने अब स्टार्ट किया और उन्हें सक्सेस मिल गई। तो क्या अगर उन्होंने पहले अपनी कुंडली दिखाई होती किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को तो उनको पहले ही पता चल चुका होता कि मेरा फूड इंडस्ट्री में हाँ जी जाऊं, और 101% पता लग जाता। या ये भी हो सकता है कि डेस्टिनी आ जाती है यहाँ पे कि इस उम्र में उनको ये काम होना है। दोनों ही चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों चीजें इक्वली स्टैंड करती हैं कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं और आपको उम्र के किस पड़ाव पर आपको सक्सेस मिलेगी। किसी की पहली मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती, तीसरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके चार्ट में, हॉरोस्कोप में क्या लिखा है। अब शादी से मेरा एक सवाल है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, डीलेड मैरिजेस होती हैं, लोगों की शादी नहीं हो पा रही है या कौन सी उम्र में शादी होगी, तो ये सब एस्ट्रोलॉजी बताती है। और इसके क्या क्या रेमेडीज होते हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी से पता लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी देखिए इस चीज में बिल्कुल सक्षम है कि आप किसके साथ रहेंगे, कब शादी होगी आपकी, एंड इनफैक्ट एक से मल्टीपल आपकी मैरिज हो सकती हैं, या फिर मैरिज के बाद में किसी और के साथ में आपका कोई कनेक्शन हो जाए, चाहे वो वर्क प्लेस पे है या वो आपके आस पड़ोस में है, कहीं पर भी है। क्योंकि आजकल
होता क्या है कि हम किसी भी रिलेशन में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, तो हम कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जिनके साथ हम शेयर कर सकें। प्रॉब्लम ही यही है कि आजकल हम जो है सोशल मीडिया पे तो हर किसी के साथ कनेक्ट हैं, बट जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उनके साथ में कनेक्ट नहीं है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हमें कोई पर्सन चाहिए होता है अपने साथ बातें शेयर करने के लिए। बात अगर रेमेडियल पार्ट की आती है तो इसमें वास्तु की बात कर लें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें। जैसे कि मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या थोड़ी बहुत भी जिनको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। वीनस जो शुक्र प्लैनेट होता है, अच्छा। वो हमारा कारक होता है कि हमें अपोजिट सेक्स, मेल के लिए फीमेल का कितना ज़्यादा सहयोग उसे मिलेगा। वो कोई भी फीमेल हो सकती है, माता, डॉटर और बहन को छोड़ के। आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपके कॉलेज में हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब अगर वो वीनस कुंडली के तीसरे भाव में, 7वें घर में, 10वें घर में, ये 3 घरों में है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सिचुएशन बन जाती है कि आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको फीमेल्स का सहयोग बहुत मिलता है। ऐसी सिचुएशन में आपके इर्द गिर्द फीमेल कृष्ण कन्हैया की तरह इर्द गिर्द रहती हैं। अब देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन फीमेल्स के साथ में किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगेन बात वही आ जाती है कि आपको भगवान ने ऑप्शंस दे दिए, अब उन ऑप्शंस का यूज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मुझे वर्क प्लेस पे मिल रही हैं तो मैं उनसे काम अच्छा करा सकता हूँ, आउटपुट अच्छा ले सकता हूँ, बट वर्क प्लेस पे रिलेशंस भी बन जाते हैं, मैरिड पर्सन के भी रिलेशन बन जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड आपको करना है कि आप वो चीज का यूज कैसे कर रहे हो। तो अब जैसे हम बोलते हैं कि कुंडली मिलान से आप शादी करते हैं, इतने गुण मिलते हैं, तो अगर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं या 32-33 गुण मिल रहे हैं, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, ये प्लैनेट्स की वजह से है कि वो प्लैनेट किसी एक हाउस में बैठा हुआ है, या उसका आदमी या औरत का कैरेक्टर उस तरह बन जाता है कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि यू गो इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी है। कुंडली मिलान में हम जो 36 गुण होते हैं उसको एक बहुत अच्छा बेस मानते हैं, बट मैं आपको बता दूं, कुंडली मिलान एक सक्सेसफुल मैरिज की अगर मैं बात करूं तो उसमें उसका योगदान सिर्फ 20 से 25% ही है। अच्छा, मतलब जो हम कुंडलियां मिलाते आ रहे हैं जिसमें 36 गुण होते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 18 गुण मिल जाए तो आप मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, 24-25 गुण मिल जाए तो ये एक अच्छे गुण मिलान होता है। अच्छा। राम और सीता की कुंडली थी, अपने आप में बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है, 36 या 36 गुण मिलते थे, बट आपके सामने उनका विवाह, कोई सुख नहीं मिला मेरी नजर में। उनको जो है 14 साल वनवास, उसके बाद में जब वापस आए तो अग्नि परीक्षा, पिता को पुत्र का कोई भी सुख नहीं, लव कुश का। तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल मैरिज थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो लोग ऑलमोस्ट राजा होते हुए, चक्रवर्ती राजा होते हुए उनको ये सुख नहीं मिल पाया। तो कुंडली मिलान एक सिर्फ एक सोर्स या एक बेस नहीं है जिसके ऊपर हम नींव रख के एक सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी या सक्सेसफुल मैरिज बोल सकें। मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था, राहु केतु, इसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों पर, और कैसे हम कुंडली देखकर इसके रेमेडीज बता सकते हैं, क्योंकि ये सबसे डेंजरस इसने बहुत आतंक मचाया हुआ है। लोगों का तो पता नहीं, बट हमारे पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। अच्छा? क्योंकि राहु और केतु हमारे लिए ऐसे प्लेनेट है, सामने वाले को बोल दो राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तेरी शनि की चल रही है, तो वो वैसे हमारा जो है ना चकरा जाता है। बिल्कुल। तो हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी प्लेनेट को खराब नहीं मानता, राहु हो, केतु हो, शनि हो, ये प्लेनेट भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बिजनेस में शनि की 7.5 में बहुत प्रोग्रेस करी है। अच्छा। मेरा आप डाटा उठा के देख लीजिए और मेरा चार्ट उठा के देख लीजिए, तो मैंने तो अपने शनि की 7.5 में बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस करी। और जबकि इसके उल्टा चलता है हमेशा। नहीं, होता क्या है कबीर जी कि सैटर्न ऐसा प्लेनेट है जो आपने कर्म किया है ना, वो बड़ा ढीठ है कि भाई जैसा तूने बोया वैसा ही तू पाएगा। अच्छा। अब इंसान की फितरत है कि कभी वो अच्छे काम भी करता है और कभी उससे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती तो होती है। कहते हैं ना कि मानव शरीर तो गलतियों का पुतला है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। अब शनि क्या कहता है कि तूने मिस्टेक करी, तू भरपाई भी करेगा। तो ये जो कर्म है, ये प्रेजेंट वाले कर्म है या पास्ट लाइफ वाले कर्म को देखकर शनि बोलेगा? देखिए, पास्ट लाइफ के जो कर्मज है उसका ब्लूप्रिंट तो हमारा एस्ट्रोलॉजी तैयार ही हो गई, तैयार है।
तो हमने जो पिछले कर्म में भुगता वही हमारी आज की जन्म पत्री है। तो जो 7.5 आपने कहा वो प्रेजेंट का शनि बताता है। अच्छा, प्रेजेंट तो का शनि। कहने का मतलब जो आज हम कर रहे हैं अच्छे कर्म वो हमारे को हमारी नेक्स्ट जन्म पत्री बन रही है, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो आज अच्छे कर्म करेंगे तो हम आगे जन्म में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम अच्छा तो 7.5 में जैसे भी आपने बोला कि किसी की दशा चल रही है तो कैसे वो अच्छी हो सकती है? देखिए, मैं उसी भी चीज पे आता हूँ वापस कि हम दोनों चीजें करते हैं, अच्छी भी बुरी भी। अब मैंने कहा कि भी मुझे 7.5 के दौरान बिजनेस में बहुत तरक्की मिली, बट हो सकता है मेरी हेल्थ अपसेट हो गई हो, करेक्ट, हो सकता है मेरे से कोई रिलेशन छूट गया हो, क्योंकि सैटर्न क्या करेगा कि कहीं ना कहीं मुझे देगा और दूसरे हाथ कुछ ना कुछ छीनेगा। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूं कि फिर पर्सन शनि को क्यों रोता है, शनि को दोष क्यों देता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो मिलता है ना हम उसका गुणगान नहीं करते, जो हमारे पास से चला जाता है हम उसका दोष देते हैं। करेक्ट। इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि शनि की 7.5 आ रही है, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि हम उस पॉजिटिव चीज को इग्नोर कर देते हैं। बट ये जरूर है कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और जो नेगेटिव जो दुख है जो आएगा वो क्या हम कम कर सकते हैं थ्रू बिल्कुल कर रेमेडीज? सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। पता है कि 7.5 चल रही है, आप अपने घर के वास्तु में बदलाव करके और रेमेडीज करके और कुछ दान करके, और देखिए अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो ज्योतिष में कहा गया यंत्र तंत्र मंत्र स्नान दान हवन जप, इन किसी भी चीजों से आप अपने दोषों को कम कर सकते हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि उन्हें खत्म कर सकते हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। तो आप जब भी शनि की 7.5 आती है तो शनि आपके कौन से घर में प्रेजेंट है, कौन से भाव में है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ छोटे बड़े उपाय करके, जो कि बहुत सरल होते हैं, आप उन उपायों को करके आप बिल्कुल उसकी पेन को कम कर सकते हैं। 7.5 मतलब 7.5 साल। एग्जैक्टली, 7.5 मतलब 7.5 साल। शनि का 2 ही फेज आते हैं जो नेगेटिव बोले गए हैं, 7.5 एंड शनि की ढैया। ढैया स्टैंड फॉर 2.5 साल। और एक चीज और, ये 7.5 हमारी पूरी लाइफ में एक ही बार आती है। ज्योतिष की नजर में एक उम्र को या एक लाइफ साइकिल को 120 साल बताया गया है। अच्छा, 120 ईयर्स। शायद पहले के लोग ज्यादा जीते थे, हमने तो इसीलिए 120 साल की उन्होंने कैलकुलेशन करी है। तो 120 साल के दौरान जो 7.5, आजकल तो लाइफ 70 साल तक ही रह गई है, एवरेज जो लाइफ की बात करूं तो 7.5 जो है, जन्म कभी भी हो तो 3 बार तो कंफर्म आती ही आती है। अच्छा, आती ही 3 बार कंफर्म आती है, जिसमें से पहली जो है एवरेज होती है, सेकंड समवेयर जो आपको कहते हैं ना कि एक पर्सन को निचोड़ के रख देती है, अच्छा, वो होती है। और मैं समझता हूं कि जब सेकंड आती है तो वो हमें टेस्ट कर रही होती है कि सेकंड को हम झेल गए। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि जब तीसरी 7.5 को फेस करता है ना, उसमें वो बहुत तरक्की करता है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये भी पता चल जाता है ये दूसरी है तीसरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी फर्स्ट डे आपके जब जन्म हुआ है तभी आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी दशा कब आई। हमारी जो कुंडली है, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून को देखकर हमारी वो बनती है, हमारा चार्ट बनता है। हाँ, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारी राशि क्या है, क्या राशि, क्या राशि है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है। तो वेस्टर्न के हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो पूरा एक मंथ आई थिंक लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप क्योंकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य की मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, और जो सूर्य है एक राशि में 30 डेज तक रहता है। अच्छा, जैसे कि सिंपल से आपको एक चीज बताता हूँ, आप कहेंगे हाँ जी एस्ट्रोलॉजी तो हमें भी आती है। अच्छा, मकर संक्रांति कब आती है? समवेयर 14 जनवरी के आसपास। तो मकर संक्रांति है क्या? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करा है उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। अब टोटल 12 राशि होती हैं। हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हमें उसके बारे में पता है। पर मैं आपको बता दूं, संक्रांति हर महीने आती है। हाँ, ये तो मैंने अपनी मम्मी से सुना हुआ है, संक्रांति हर महीने आती है। तो संक्रांति का मीनिंग ही वही है, जब सूर्य एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में एंटर कर रहा है। और वहीं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग राशि परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, तभी वो मंथली चलते हैं, लेते हैं। तो मतलब हमारी तो जिंदगी गलत निकल गई, गलत सनसाइन समझ के। गलत नहीं है, उसका भी वेस्टर्न के हिसाब से अपना फॉलो कर रहे थे, बट एक्चुअल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चार्ट बनता है और वही हमारी राशि होती है। हाँ जी, हमारा जो पंचांग है, जो हमारी जन्म पत्री है, एंड इनफैक्ट जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं वो सब चंद्रमा की मूवमेंट पे होते हैं। और यही एक रीजन है दिवाली सेम डेट पे नहीं आती, हमेशा तिथि चेंज हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक राशि में 2.25 दिन रहता है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा कैलेंडर डिसाइड है वो सूर्य की मूवमेंट पे है,
और जो हमारे फेस्टिवल है वो चंद्रमा की मूवमेंट पे है, क्योंकि चंद्रमा के अकॉर्डिंग एक साल 360 दिन का है, सूर्य के अकॉर्डिंग 365 दिन का है, एंड चंद्रमा के अकॉर्डिंग 354 दिन का है। तो ये 11 दिन का डिफरेंस आता है, इसीलिए हर फेस्टिवल 10 से 11 दिन रिड्यूस हो जाता है। सो रजत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पास तो अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, और आजकल लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ढूंढते रहते हैं। तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ हमें ज्ञान दीजिए और हमारे चक्षु खोलिए। देखिए, ऐसा है कि ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो शेयर मार्केट, हालांकि इंडिया के अंदर अगर मैं कहूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड हाँ जी वो है और मैंने सारे डाटाज वगैरह काफ़ी रेगुलर वे में एनालाइज करता हूँ, इंडिया में तो अभी 4 to 5% इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं हाँ। एंड यूएस वगैरह में रेशियो 45 to 50% तक है इन्वेस्टर्स की। अच्छा, इतना मेजर डिफरेंस है। चाइना में भी काफी है। हाँ, बट मैंने अपना जो मैं ज्ञान कहूँ कि इसमें मैंने इनिशियल स्टेज पे मैंने शेयर मार्केट को ही सिर्फ स्टडी किया था, बट जब मुझे एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट मैं उससे जाना, मैंने उसे यूज किया प्रैक्टिकली, फिर मैंने इन दोनों चीजों को क्लब किया एंड यू वुडंट बिलीव कि जो मैं डाटा एनालाइज कर रहा था ना, वो मैंने जब दोबारा से एनालाइज करे तो मैंने ये पाया पर्सनली कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट प्लैनेटरी पोजीशन एंड प्रेजेंट चार्ट जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स का या मार्केट का, निफ्टी का, गोल्ड का, व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हैं, तो आप बहुत ही मार्वलेस रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर मेरी जन्म कुंडली मैं आता हूँ या कोई भी आपके पास लेके आता है और वो कहता है कि मुझे इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, सो आप उसके लिए एक बहुत अच्छा पाथ डिजाइन कर सकते हो। मतलब यू टेल देम ऑप्शंस कि आप किस किस में इन्वेस्ट करो। देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट में भी आपको लैंड में करना है या बिल्डिंग में करना है, एंड सेफ ऑप्शन में एफडीज हो गए, बैंक में ही पैसा रखना है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना। हर पर्सन का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कितने टाइम के लिए उसे कितना रिवॉर्ड चाहिए। तो वो चीज़ें मैं पहले उससे पूछता हूँ कि आपका क्या नज़रिया है मार्केट को लेके, एंड देन हम उन्हें ऑप्शंस बताते हैं। इनफैक्ट अगर उन्हें प्रॉपर्टी नहीं सूट कर रही है, लैंड नहीं सूट कर रही है, हर चीज़ का एक अलग एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट है। जैसे लैंड के लिए मार्स, मंगल अच्छा होना चाहिए, अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए सैटर्न भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जिनके ये स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग चीज में इन्वेस्ट करें। बात जब शेयर बाजार की आती है तो एक प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ सट्टा नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है। आई थिंक इट्स अ प्योर बिजनेस। अच्छा, बिजनेस है जिसके अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट करके उससे व्यापार करते हैं, यानी अपने पैसे को आप पैसा कमाने में लगा देते हैं। तो शेयर बाजार के अंदर सबसे पहले देखा जाता है राहु। राहु ये बताता है, हाँ जी, राहु ये बताता है कि आप शेयर बाजार में काम करें या ना करें। अब जब मैं काम करें या ना करें बोल रहा हूं तो यहां मैं डे टू डे ट्रेडिंग, मैं एक जॉबर की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, जहां आपका नजरिया 2 से 3 साल तक का है, उसके लिए राहु मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसने आज कोई दाव लगाना है, 2-3 दिन में स्क्योर ऑफ करके पोजीशन अपनी प्रॉफिट कमा के निकल जाना है, तो उनके लिए राहु बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, राहु अगर 4th हाउस में है, राहु अगर 11th हाउस में है, तो ये उसके लिए अच्छी ऑस्पिशियस उसके लिए प्लेसमेंट हो गई है। 4th और 11th हाउस में अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। एंड इसके बाद बात आती है बुध की। बुध क्या है? हमारा ज्ञान है, हमारी कैलकुलेशन है, हमारा मस्तिष्क है। अब एस्ट्रोलॉजी में जो बुध है उसी तरह शेयर मार्केट में कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि ज्योतिष भी तुक्के का शास्त्र है और शेयर बाजार भी तुक्के का शास्त्र है। करेक्ट। बहुत सारे ऑपरेटर्स और बहुत सारे ट्रेडर आते हैं जो सुबह पैसा लेके आते हैं और शाम तक डबल करने की उम्मीद उनकी होती है। वो अपने आप में ना हर्षद मेहता, हाँ, सब सपना तो सारे अपने आप में तुर्रम खा समझते हैं अपने आप को कि भैया मेरे से बड़ा हर्षद मेहता कोई हो नहीं सकता। हाँ। तो ठीक है, आप हर किसी का भाग्य रातों रात बदल सकता है, बट मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि रातों रात भाग्य नहीं बदले जाते, रातों रात तो लॉटरी लगती है। अगर आपकी किस्मत में लॉटरी लगना है तो वो हो भी सकता है, बट मैं ये बिलीव करता हूं कि वो साल के 365 दिन नहीं लग सकती। एक बार लग गई, 2 बार लग गई, फिर वही सिचुएशन आती है कि ट्रेडर कहता है कंप्यूटर के आगे बैठ के, यार 1 महीने तक तो मैं कमा रहा था अच्छा खासा, पता नहीं आज कैसे दाव उल्टा पड़ गया। और वो दाव इतना उल्टा पड़ता है कि 1 महीने में जब कमाया वो भी गया और कैपिटल भी गई। ये राहु की वजह से। ये सारे प्लैनेट्स का मिला जुला प्रभाव होता है, बट इसमें जो लीडर होता है वो राहु होता है।
राहु ही जो है रातों रात आपका कायाकल्प कर देता है, राहु ही आपकी रातों रात बुद्धि फेर देता है, राहु ही आपकी लॉटरी लगवा सकता है, राहु ही आपको वो कहते हैं ना राजा से रंक और रंग से राजा, वो राहु ही बना सकता है। तो जैसे कई बार कुछ लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ, सडनली एकदम सब खत्म हो जाता है, जीरो। एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि अब जैसे कई बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, किसी का कुछ व्यापार है, किसी का कुछ, और अचानक से उनका बिजनेस ठप हो जाता है, क्लाइंट्स भाग जाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज में इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, और सडनली हो जाता है, वन डे बहुत अच्छा है, सेकेंड डे बिल्कुल खत्म है। तो इस चीज का कैसे पता चलता है एस्ट्रोलॉजी में, इसको कैसे कंट्रोल किया कबीर जाए? जी, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज रातों रात खड़ी नहीं करी जा सकती और रातों रात ढह नहीं जाती। हाँ जी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसे एक्सेप्ट रातों रात करते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, वैश्य समाज से आता हूँ। बिजनेस को खड़ा करने में, एम्पायर को खड़ा करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, हाँ। और एम्पायर को ढहने में भी समय लगता है। प्रॉब्लम आती है कि हम उसे एक्सेप्ट कब कर रहे हैं। समझना हमारा बहुत डिले हो जाता है, समझना डिले हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते। हमें इंटरनली पता होता है कि हम लॉस में हैं एंड 6 महीने बाद, साल बाद हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, बट हम उसे एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर डे पे करते हैं और उस डे को कहा जाता है कि आज हमारा एम्पायर ढह गया, आज हम बर्बाद, हाँ। आज हम बर्बाद हो गए। हाँ। ठीक है, तो अब प्लैनेट जो होते हैं ना सारे ही, वो अपना प्रभाव पहले से देते हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु, कोई भी प्लैनेट हो, नो प्लैनेट अपना प्रभाव पहले से देते वो हैं, आपको हिंट्स हिंट देते हैं। कोई बीमारी भी हो रही है ना, चाहे सर्दी जुकाम है, वो पहले आपके गले में खराश आएगी, उसके बाद थोड़ी सी नाक बहेगी, फिर जाके वो कोविड होता है। हमारी समझ पे है कि हम उसको समझ पे समझे है, कैसे। हम उसे कितना जल्दी संभाल ले। हाँ, देखिए फिर बात वही आती है ना कि आप योगा कर लीजिए या आप दवाई खा लीजिए। अब बात वही है कि आप डेली रूटीन में, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे हम अपनी हेल्थ को योगा से संवार सकते हैं, ऐसे हम अपने भविष्य को पंचांग से संवार सकते हैं। पंचांग एक ऐसी चीज है जिसको डेली रूटीन में हम थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो मैं मानता हूं कुंडली में कितना ही बड़ा दोष हो, उसका प्रभाव इतना हो जाएगा कि आप उसे सह सकते हैं। अच्छा, अगर हम पंचांग कैसे? पंचांग को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली कि उसमें जैसे मेरी मदर बहुत फॉलो करती है पंचांग को, आज अमावस्या है, हाँ जी, हाँ जी, आज एग्जैक्टली ऐसा, एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो वो सब फॉलो करें। बिल्कुल वो फॉलो करें। देखिए सिंपल सी चीज है, जब हमें कोई फेस्टिवल बनाना होता है तो हम, आजकल तो चलिए गूगल है, सब कुछ है, पहले के जमाने में जब मैं नाना नानी की बात करूं, दादा दादी की बात करूं, हमें मंदिर भेजा जाता था, मंदिर पे एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा होता था जिसपे चौक से पंडित लिखते थे कि ये समय है, ये मुहूर्त है। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। पंचांग का राहु है, काल। राहु काल जो आजकल हमारे घरों में पंचांग का एक वो टंगा रहता है, टंगा रहता अच्छा। है। हाँ, वो आपके घर में भी, सबके घरों में होगा, बड़े खूबसूरत तरीके से हम दीवार पे टांग देते हैं, पर उसको कोई फॉलो नहीं उसको करता कोई पढ़ता नहीं है। फॉलो तो करना बहुत दूर की बात है। पर उसको समझता कौन है? मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया वो। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजी शास्त्र हैं, पहली बात तो संस्कृत भाषा में है, डिफिकल्ट भाषा में है। हाँ, अब आजकल मैं किसी अंग्रेजी के सूट बूट के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होके अमूमन शर्ट पहनता हूं, धोती भी पहनता हूं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अपनी चीज का जो बेस है उसको भुला के अगर हम वेस्टर्न कल्चर को या एक दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसके मैं अगेंस्ट हूं। मैं न्यू ईयर के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपको हिंदू नववर्ष की तिथि नहीं पता तो फिर आपका नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर बनाने का, हैप्पी न्यू ईयर बोलने का क्या फायदा। सो अगर अभी तिथियों की बात चल रही है, ऐसी कौन सी एक कोई डेट या कोई ऐसा मुहूर्त हर महीने में जो आता हो, अगर किसी को कोई शुभ कार्य करना है तो वो बिना कैलेंडर देखे कर सके? जैसे मंगलवार का दिन लोग कौन शुभ सा दिन? मानते हैं। हाँ। हाँ ये नॉर्मली हम जब खुश होते हैं शॉपिंग करते हैं, हाँ जी। तो महिलाओं का तो एक अधिकार है, ठीक है, किसी भी तरीके से आउटिंग करनी है तो आजकल क्या है, मॉल्स में जाना है और कुछ ना कुछ हम परचेज कर लेते हैं। जी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, नई चीज, कोशिश करके उन्हें बुधवार और शुक्रवार को खरीदिए। खासकर अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं अपने लिए, परफ्यूम खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी साज सजावट का कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं, तो आप वेडनेसडे और फ्राइडे का दिन चूज कीजिए। बुध शुद्ध, बुध जैसे बोलते शुद्ध और शुक्र जो है हमारा एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, निखारने के लिए शुक्र हमारा अच्छा होना चाहिए। शुक्र। अच्छा। एंड जो अवॉइड करना है वो है ट्यूसडे एंड सैटरडे, मंगलवार और शनिवार। अच्छा। ये जो प्लेनेट है ना, इनको कहते हैं ना नजर लग गई, हमें किसी को सुहा नहीं रहा हमारी खुशी, तो ये प्लेनेट ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं आपसे। तो अगर आप, कहा जाता है कि अगर मंगल, लाल किताब एक ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, लाल किताब में एक बोला जाता है कि अगर आपका मंगल खराब है
तो पुत्र पैदा होने पे आपको मीठा नहीं बांटना, नमकीन बांटना है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ कहने पे में बड़ा बांटते हैं। हाँ अजीब लगेगा, तो ये हेल्थ इश्यू कर देगा अदरवाइज। अच्छा, तो ये जो 2 दिन है ना, ये आपको कोई भी मंगल कार्य करने के लिए, कोई नई चीज परचेज करने के लिए, खासकर घर के अंदर अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी कोई ला रहे हैं, जैसे बोलते हैं लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना, Saturday को। एग्जैक्टली शनिवार को, ये 2 दिन आपको अवॉइड करने चाहिए नई परचेज के लिए। और संडे, रविवार? संडे तो देखिए छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, और रविवार के दिन हमें जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की याद आती है, और सबसे याद आती है सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं सैलून शॉप पे। हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं कि रविवार का दिन जो है खासकर मेल्स के लिए, अगर उस दिन अवॉइड कर सके बाल काटना, नाखून काटना, ये रविवार के दिन अवॉइड करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? हम तो रविवार का इंतजार कर रहे होते भाई, बाल कटवाने हैं। एग्जैक्टली देखिए कर रहे होते हैं। और नॉर्मली बताऊं कि जो रविवार का दिन है, आप अगर पहले के आज से अगर मैं बात करूं 100 साल पहले, 150 साल पहले ना, तो जो पुरानी मार्केट्स होती थी कभी भी संडे को बंद नहीं होती थी, संडे को खुलती थी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और लोग जो होते थे अमूमन फ्राइडे को और वेडनेसडे को बाजार में जाया करते थे, क्योंकि वो इन चीजों को जानते थे। और अगर आप रविवार को किसी भी तरीके से सैलून शॉप में जा रहे हैं तो आप अपना सूर्य खराब कर रहे हैं, सूर्य खराब कर रहे हैं। अच्छा। और अगर मैं बात करूं, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोन्स की। या तो पैसा मिलता नहीं है, मिल जाता है तो वो चुकाया नहीं जाता। तो ये पैसा किस दिन नहीं लेना चाहिए? देखिए अगर आप लोन के स्वरूप में ले रहे हैं तो कभी भी आपको ट्यूसडे को नहीं लेना चाहिए, मंगलवार को। रीजन बीइंग जो है कि मंगल जो है ना, आप देखिए वो आपका कहते हैं ना कि अगर मंगल अच्छा है तो हम किसी भी कार्य को कहते हैं कि अगर मंगल अच्छा है तो कार्य अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि ये कार्य मंगल हो गया, नहीं तो अमंगल हो गया। अब आप सोचिए कि आप लोन का पैसा, लोन की लक्ष्मी अपने घर पे ला रहे हैं, तो वो कैसे मंगल कर सकती है? तो मतलब कहने का मतलब वो कर्जा शायद उतरे ही ना, कभी उतरेगा ही नहीं, वो शायद नहीं, वो उतरेगा ही नहीं मंगल को। अगर आपने मंगलवार को ले लिया है तो वो दंगल कर देगा लाइफ में, कह सकते हैं। इनफैक्ट आपको ट्यूसडे को जो है अपनी EMI पे करनी चाहिए। अच्छा, उतारना चाहिए, जल्दी आपका कर्जा जल्दी उतरेगा। या फिर अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है, सपोज कीजिए कि मुग्धा जी ने, मैंने पैसे उधार ले रखे हैं, तो आप मुझे फोर्स कीजिए कि मैं मंगलवार को आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रीपे कर दूं, तो आपको अपने पैसे मेरे से मिल जाएंगे। अब थोड़ा ना लेट्स टॉक अबाउट शेयर मार्केट, क्योंकि हम डाइवर्ट हो गए थे उस टॉपिक से। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे किसी ने कुछ शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, क्या आपके पास आते हैं कि कौन सा मुहूर्त है मैं बेचूं, या ये और बढ़ने की संभावना है उस शेयर की कि मैं अपने पास रिटेन करके रखूं वो शेयर? सो एस्ट्रोलॉजी से वो भी पता चलता है? देखिए मेरे पास तो तब आते हैं जब उनकी लुटिया डूब जाती है। अच्छा। मैंने तो आज तक कोई भी पर्सन अपने करियर में ये नहीं देखा कि भाई साहब मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप ये बताओ मेरे लिए कौन सा शेयर अच्छा है। अच्छा, नहीं ये पूछने, मेरे को तो लगता है कि वो तो जब अपने 10 लाख डुबो चुके होते हैं, उसके बावजूद अपने पिताजी से लेके 10 लाख डुबो देता है, फिर बैंक से भी 10 लाख डुबो देता है। जब चारों खाने चित हो जाता है तो उसके बाद वो आते हैं कि अब मैं शेयर बाजार में क्या करूं इससे मैं कमा लूं। ये तो डॉक्टर है ना, मरीज इनके पास तभी जाएगा जब बिल्कुल बेचारा हिम्मत हार नहीं, बट आइडियली तो देखा जाए तो पहले आना चाहिए और पूछना चाहिए मैं कौन से शेयर, कौन सी कंपनी भी लगाऊं। मेरी देखिए 3 ही चीज होती हैं जो अपना, मैंने शेयर मार्केट एनालिस्ट है उसे मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग जो करनी है वो करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो वो कितने इंटरवल का आपने सौदा लेना है, कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है, क्वार्टरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है, ईयरली करनी है। नंबर 1। नंबर 2 मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो किस सेक्टर में करने हैं। हर किसी के लिए शेयर मार्केट अच्छी नहीं हो सकती, हो सकता है उसके लिए बुलियंस अच्छी हो, उसकी कुंडली के अंदर गुरु प्लैनेट अच्छा है, वो सोने में बहुत अच्छा कर सकता है, उसकी कुंडली में शनि अच्छा है, वो क्रूड ऑयल में अच्छा कर सकता है, उसकी कुंडली में मार्स एंड सैटर्न अच्छा है, वो DLF के शेयर में पैसा कमा जाएगा। अच्छा, वो रियल एस्टेट में अच्छा कर देगा, बिल्डिंग मटेरियल के जो शेयर्स हैं उसमें अच्छा कर देगा। एंड अगर किसी की कुंडली में वीनस अच्छा है तो वो PP ज्वेलर का शेयर हो गया, डायमंड्स के शेयर हो गए, इसमें अच्छा करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा शेयर अच्छा है, तो फिर उनको सेक्टर में काम करने की राय दी जाती है। मतलब कहने का ये कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी कुंडली है, मैं लेके आऊँ, तो आप ये गाइड अच्छा कर देंगे कि भाई तुम इस चीज में पैसा लगाओ या ना लगाओ। बिल्कुल, मतलब अगर मैं बिजनेस, कोई नया बिजनेस करने की एग्जैक्टली सोच रहा हूँ तो। हाँ जी, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका कोई भी अदर बिजनेस है, तो आपको वो
किस तरीके से करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा ये भी इस बिजनेस में क्वेश्चन आता है कि वो पर्सन जो है जहां पर उसकी बर्थ प्लेस है, फॉर लेट्स एन एग्जांपल किसी का बर्थ प्लेस दिल्ली है, बट वो दिल्ली में पनप ही नहीं पाता, दिल्ली में वो काम ही नहीं कर पाता, वो गुजरात में जाके सेटल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर जाके वो बहुत अच्छा कर लेता है, यहाँ पे सालों लगा देता है, वहां महीनों में सेटल हो जाता है। तो क्योंकि उसको वो जन्म स्थान जो है उसकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग सूट नहीं करेगा, नहीं करता। अच्छा। और जो हमारा फाइनल स्टेप होता है शेयर मार्केट की, जैसे मैंने आपको 3 कैटेगरी में बोला, फाइनल जो मैं 3rd कैटेगरी हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपकी कुंडली में आप बाजार में काम भी कर सकते हो, अब आपने सेक्टर भी चूज कर लिया है, अब आप काम स्टार्ट कर लीजिए। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको अपनी पोजीशन किस लेवल पे सिक्योर ऑफ करनी है, यानी किस लेवल पे कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अच्छा। क्योंकि देखिए शेयर बाजार में जो एक अंदरूनी लालच होता है ना, हाँ, ग्रीड, वो कंट्रोल करना, जहां पर मून प्ले करता है, इमोशंस प्ले करते हैं, वो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने उसको कंट्रोल कर लिया ना तो वो विनर हो गया शेयर मार्केट में। करेक्ट। क्योंकि मैं खुद से एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूं और वहां पर भी हमें यही बताया जाता था कि आप इमोशंस को जब आप अपनी रूम में आए, ट्रेडिंग रूम में आए या फिर अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, तो इमोशंस को छोड़ के आए। लास्ट 10 ईयर्स का डाटा ले लीजिए, ये जो मार्केट एक्सपर्ट्स वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होगा। जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य और बुध इकट्ठे आए हैं, मार्केट के अंदर हाईएस्ट फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। मैंने पर्सनली लास्ट 10 ईयर्स का डाटा एनालिसिस किया है। हाँ जी, जब कुंडली के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं कई बार वो एक दूसरे से आके मिल जाते हैं, तो जब सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं, जिसको हम बुध आदित्य योग बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगी या उठेगी, हाँ ये जरूर है मार्केट हिलेगी जबरदस्त, हलचल हो जाती है, हलचल बड़ी जबरदस्त होगी। सो रजत जी एक सवाल और है, जैसे हम डॉक्टर्स ढूंढते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि ये डॉक्टर सीनियर है, ये डॉक्टर जूनियर है, तो हम डॉक्टर्स बीमारी के हिसाब से ढूंढ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर को पहचानने का कोई, कि अगर मुझे कोई इश्यू है सो मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ कैसे अपनी ट्यूनिंग बैठाऊंगा, या मेरे एस्ट्रोलॉजर मुझे एक डॉक्टर की तरह ट्रीट कर पाएंगे, इसका कोई आपके पास समाधान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल हर किसी को पहले गारंटी चाहिए होती है। हाँ जी कि वो गारंटी की श्योरिटी हो। और बात जब आपने डॉक्टर्स की करी है, तो डॉक्टर्स तो देखिए एक 5-6 साल की स्टडी करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके कहीं अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक 8 से 10 साल का प्रोसेस होता है। बड़ा लिखा होता है डॉक्टर के बोर्ड के आगे, MBBS है, ये फलाना डिग्री है। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर चाहे तो कल ही अपनी दुकान सेट कर सकता है, या फिर वो एक अलग अलग तरीकों से पढ़ सकता है। अब उन अलग अलग तरीकों में YouTube, WhatsApp जैसी यूनिवर्सिटी भी हैं, जो बहुत फेमस है। और जो मैं बात करूं, जो पर्सनली मैंने भी सीखा है, गुरु शिष्य परंपरा से भी इसे सिखाया जाता है। जब मेरे गुरु ने मेरे सर पे हाथ रखा, तो जितना मेरे को ज्ञान था ना, वो ज्ञान मुझे मिला या नहीं मिला, मुझे उसे यूज करने की जो पावर है ना, वो उस तथास्तु से मिली है। तो आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए? आइडेंटिफाई की बात जब आती है ना, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, कोई हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कभी भी उससे डिग्री नहीं पूछते, हमें ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन होता है। जब वो हमारा हाथ पकड़ के वो नब्ज चेक करता है और 2 शब्द बोलता है ना, तो हमें ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है कि ये डॉक्टर जो है हमारे लिए ठीक है। बिल्कुल। तो ये आपकी एक इंट्यूशन पावर है, एंड ये आप खुद से उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हालांकि इस तरीके का कोई मापदंड नहीं है कि सामने वाला एस्ट्रोलॉजर कितना सक्षम है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है। अगर हम किसी ऐप के थ्रू अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई रेमेडीज लेना चाहते हैं, वो कितनी काम करेंगी? और पर्सनली अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उस चीज का हल ढूंढे, वो कितना काम करे? बहुत सारी एप्स हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए हैं जिसमें आप डेटा एंटर कर दें, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय एंड बर्थ प्लेस अगर आप डालते हैं, तो आपको एक अच्छी सी रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके अंदर आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल की आपकी करियर से रिलेटेड, मैरिज लाइफ, बहुत सारे लाइफ के माइलस्टोन्स जो है उसमें प्रेडिक्शन आ जाती है। देखिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं यही कहूंगा कि जब आप किसी डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेते हैं तो मन में तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो डॉक्टर का स्पर्श आपको नहीं होता, वो नब्ज नहीं पकड़ता, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। और कई चीजें ऐसी होती हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, मेडिकल शॉप से मेडिसिन ले लेते हैं, या घर में नॉर्मल सा बुखार है, हम PCM, डोलो वगैरह खा के खुद से अपना इलाज कर लेते हैं। तो ये जो एप्स हैं, ये जो AI टूल्स हैं, ये उतने ही सक्षम है कि आपके रूटीन लाइफ की कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान तो इसमें है।
जनरल एक जो फिजिशियन जो करता है, जनरल फिजिशियन एक जनरल रेमेडीज कह लीजिए, वो आपको बता देंगे। फॉर एन एग्जांपल कि आपके लिए कौन से लकी नंबर्स हैं, आपके लिए स्टोन कौन से अच्छे हैं, आपके लिए महीने के दिन कौन से ऑस्पिशियस हैं, वार कौन से ऑस्पिशियस हैं, ये बता देंगे। और ये काफी हद तक सही भी है। बट जब बात स्पेशलाइज रेमेडी की आती है, जो आपको एक पर्टिकुलर आपने टास्क के लिए करनी है, फॉर एग्जाम्पल लंबे अरसे से कोई बीमारी है, लंबे अरसे से घर के अंदर कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से आप सारी फैसिलिटी होते हुए भी कोई सुकून शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एप्स मैं पर्सनली फील करता हूं कि आपको रेमेडी या रिजल्ट नहीं दे सकती हैं। फिर आपको कोई ना कोई कुशल एस्ट्रोलॉजर, कोई ना कोई आपको जोशी वास्तु कंसल्टेंट वो चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक हमने बहुत कुछ जाना है आज आपसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड टेलिंग आवर व्यूअर्स कि हमें क्या क्या करना चाहिए। शेयर मार्केट पे हमने इतनी बातचीत करी है, आई एम श्योर उनको काफी सहायता मिली होगी इससे। सो थैंक यू सो मच रजत फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू। और छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा आपके शो के माध्यम से एंड में, मैं भी क्योंकि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं दर्शकों को बता सका, क्योंकि कोई भी एक चीज हो ना उसमें एंकर की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि वो हमसे निकलवा पाते हैं। हाँ जी। तो आपके थ्रू मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे लोगों को इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल। अदरवाइज नेवर एंडिंग टॉपिक है। हाँ, सही इसमें तो जितनी मर्जी चर्चा कर लें, दोबारा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा किसी नए टॉपिक पे। तो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप द स्पॉटलाइट में आए। थैंक यू सो मच। जरूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो दोस्तों, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर रजत जी से आपको कोई पूछना है या उनसे कोई बात करनी है, सो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। सी यू सून। Bye and keep watching the Spotlight.